अगर मैं कहूँ कि किसी देश ने 200 साल तक एक विदेशी हुकूमत से आज़ादी की एक बहुत ही लंबी और खूनी लड़ाई लड़ी और जब फाइनली अपना खुद का सिस्टम बनाने का वक्त आया तो उन्होंने उसी पुरानी हुकूमत का ब्लूप्रिंट उठा लिया। तो शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? हाँ, मतलब अजीब तो लगेगा, क्योंकि हम जनरली सोचते हैं कि जब कोई नया देश बनता है तो वो एक लोन जीनियस की तरह बिल्कुल खाली कैनवस से शुरुआत करता है। एग्जैक्टली हम सोचते हैं कि सब कुछ 100% ओरिजिनल होना चाहिए, लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान है ना, वो इस ब्लैंक स्लेट वाली थ्योरी को पूरी तरह से पलट देता है। बिल्कुल पलट देता है, क्योंकि देखिए, खाली कैनवस से शुरुआत करना सुनने में बहुत पोएटिक लगता है, लेकिन असलियत में खासकर नेशन बिल्डिंग के मामले में ये बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ऐसा देश था जो सदियों की गुलामी, भयंकर गरीबी और पार्टीशन के ट्रॉमा से गुजर रहा था। उनके पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं था। बिल्कुल नहीं, उनके पास गलतियां करके सीखने का कोई मार्जिन ही नहीं था। और इसीलिए आज के इस विस्तृत चर्चा में, या कह लें इस डीप डाइव में, हम इसी बात की तह तक जाने वाले हैं। हम ये डिकोड करेंगे कि भारतीय संविधान सिर्फ नियमों की एक नीरस किताब नहीं है। सही कहा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डिबेट्स पर अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि ये दुनिया भर के करीब 10 अलग-अलग देशों के बेहतरीन आइडियाज और एक ब्रिटिश काल के अधिनियम का एक शानदार मोज़ेक है। और सबसे बड़ी बात हमारे सुनने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि ये कोई रैंडम कॉपी पेस्ट जॉब नहीं था। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अक्सर जो क्रिटिक्स होते हैं ना, वो इसे बैग ऑफ बोरोइंग्स कहकर खारिज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, उधार का थैला कह देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम उन डिबेट्स को गहराई से पढ़ें तो पता चलता है कि हर एक फीचर को, जो भी बाहर से लिया गया, उसे एक बहुत ही सख्त टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ा था। मतलब सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि वो बाहर अच्छा लग रहा था। बिल्कुल। सवाल ये नहीं था कि अमेरिका में क्या अच्छा चल रहा है, सवाल ये था कि क्या अमेरिका का ये सिस्टम भारत की इस भयंकर विविधता और मुश्किल भौगोलिक स्थिति में काम करेगा। तो चलिए इस विशाल संवैधानिक इमारत के बेसमेंट से शुरुआत करते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक बहुत ही पुराना हेरिटेज घर है। अच्छा, एक पुराना घर। हाँ, और ये घर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये वो कानून था जिससे ब्रिटिश सरकार भारत को कंट्रोल कर रही थी। राइट। अब आज़ादी के बाद हमने तय किया कि इस पुराने घर का बेसमेंट और इसकी बाहरी दीवारें बहुत मजबूत है, तो उन्हें वैसे ही रखा जाए। तो इस 1935 के एक्ट से हमने अपना फेडरल स्कीम यानी संघीय ढांचा ले लिया। और न्यायपालिका का बेसिक स्ट्रक्चर भी वहीं से आया है। बिल्कुल, और पब्लिक सर्विस कमीशंस जैसी चीजें अपना ली। यहाँ तक कि इमरजेंसी प्रोविजंस और प्रशासन की बहुत सारी छोटी बड़ी डिटेल्स भी हमने उसी पुराने बेसमेंट से ली था। प्रशासन का जो ढांचा ब्रिटिश काल में बन चुका था, उसे रातों रात उखाड़ फेंकने का मतलब था पूरे देश को एक एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम में धकेल देना, जो कि 1947 में अफोर्ड नहीं किया जा सकता था। एकदम सही। उस वक्त देश के सामने दंगे, रिफ्यूजी क्राइसिस और रियासतों को मिलाने जैसी विशाल चुनौतियां थीं। ऐसे में जो स्टील फ्रेम था, मतलब ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस का सिस्टम, वो जो काम कर रहा था, उसे बनाए रखना प्रैग्मेटिज्म था। 1935 का एक्ट कोई आइडियल डेमोक्रेटिक डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन वो एक टेस्टेड मशीनरी जरूर था। सही बात है। तो बेसमेंट तो हमने 1935 के एक्ट का रखा, लेकिन फिर हमने उस पुराने ढांचे के अंदर एक बिल्कुल नया ब्रिटिश स्टाइल का लिविंग रूम बना दिया। ब्रिटिश स्टाइल का लिविंग रूम? मेरा मतलब है कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय प्रणाली को चुन लिया। इसके साथ ही रूल ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जैसे फीचर्स हैं, वो भी हमने ब्रिटेन से ही लिए। और द्विसदनीय व्यवस्था यानी बाइकैमरलिज्म और कैबिनेट सिस्टम भी बिल्कुल लिए। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल बहुत परेशान करता है। जब हमने एक नई शुरुआत की ही थी, तो हमने अमेरिका की तरह उनका प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं अपनाया? हमने वही सिस्टम क्यों रखा जिससे हम इतने सालों तक शोषित हुए थे? देखिए, ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, जो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जोर शोर से उठा था। इसका जवाब भारत की उस वक्त की राजनीतिक मैच्योरिटी में छिपा है। अच्छा। हाँ, 200 सालों के ब्रिटिश शासन के कारण जो भारतीय नेता थे, वकील थे और प्रशासक थे, वो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम की वर्किंग से बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके थे। मतलब उन्हें पता था कि ये मशीन कैसे चलती है। एग्जैक्टली। उन्हें पता था कि संसद में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कमेटियां कैसे काम करती हैं। अगर हम अचानक से प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आते, जहां
प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हाँ, तो उस नए सिस्टम को समझने और लागू करने में ही कई साल लग जाते हैं। और शायद पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार को हर दिन कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, जो एक नए लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी था। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही बहुत ज्यादा होती है। रोजाना जवाबदेही। हाँ, एक बहुत बड़ी और विविध आबादी वाले देश में एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो हर दिन जनता के नुमाइंदों के प्रति जवाबदेह हो। और अगर हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करें जो ब्रिटेन से ली गई, हाँ, उसका लॉजिक भी शायद इसी विविधता से जुड़ा है ना, क्योंकि अमेरिका में तो डुअल सिटीजनशिप होती है। बिल्कुल, वहां आप कैलिफोर्निया के भी नागरिक होते हैं और अमेरिका के भी, लेकिन भारत में हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि भारत पहले से ही रियासतों और अलग अलग वफादारियों में बटा हुआ था। अगर हम राज्यों की अलग नागरिकता दे देते तो रीजनलिज्म इतना हावी हो जाता कि देश टूट सकता था। क्षेत्रीयतावाद बहुत बढ़ जाता। हाँ, सिंगल सिटीजनशिप का सीधा मैसेज था कि आप चाहे मद्रास में पैदा हुए हों या पंजाब में, आप सबसे पहले और सिर्फ एक भारतीय हैं। बहुत पावरफुल मैसेज था ये। अच्छा, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या है? ये सुनने में थोड़ा राजशाही जैसा लगता है कि कोई किसी के प्लेजर या खुशी पर अपनी नौकरी में है। ये ब्रिटेन से लिया गया एक दिलचस्प लीगल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि सिविल सर्वेंट्स या सरकारी कर्मचारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर तक अपने पद पर रहते हैं। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें? टेक्निकल भाषा में इसका मतलब है कि सरकार के पास ये शक्ति होनी चाहिए कि वो अक्षम या भ्रष्ट अधिकारियों को हटा सके। हालांकि भारत में ऐसे ज्यों का त्यों नहीं लिया गया। इसमें भी कुछ बदलाव किए गए। हाँ, हमने इसमें आर्टिकल 311 के तहत कुछ सुरक्षा कवच भी जोड़े ताकि सिविल सर्वेंट्स को मनमाने ढंग से ना निकाला जा सके। ये फिर से उसी एडेप्टेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। वाह! तो मतलब बेसमेंट 1935 एक्ट का और घर चलाने का अकाउंटेबल तरीका ब्रिटेन का। अब जब सरकार का ढांचा बन गया तो रुख करते हैं उन चीजों की तरफ जिस पूरी मशीनरी के सामने एक आम इंसान को ताकत देती हैं। अधिकारों की बात जी। और यहाँ एंट्री होती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की। हमने अमेरिका से अपने सबसे अहम अधिकार लिए, फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत भी वहीं से आया, साथ ही उपराष्ट्रपति का पद भी। तो देखिए, अमेरिका का जो संविधान है ना, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्टेट की ताकत से बचाने पर बहुत फोकस करता है और जुडिशियल रिव्यू इसका सबसे धारदार हथियार है। वो कैसे? मान लीजिए अगर संसद कोई ऐसा कानून पास कर दे जो मेजॉरिटी के नशे में माइनॉरिटी को दबा रहा हो या किसी के बोलने की आजादी छीन रहा हो, तो जुडिशियरी क्या करेगी? क्या वो सिर्फ मूक दर्शक बनकर बैठेगी? नहीं, जुडिशरी उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके सीधा डस्टबिन में डाल सकती है। यही जुडिशियल रिव्यू है, राइट? एग्जैक्टली। ये शक्ति का एक बहुत ही शानदार संतुलन है। लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसे लागू करेगा, लेकिन अगर वो कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी उसे रोक देगी। बिल्कुल। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो बेहद मुश्किल प्रक्रिया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का तरीका भी अमेरिका से लिया गया है, ताकि जो लोग इन ऊंचे पदों पर बैठे हैं उन्हें कोई आसानी से डरा धमका न सके। एकदम सही। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कैसा ट्विस्ट? देखिए, एक तरफ तो हम अमेरिका से आजादी और अधिकारों के प्रतीक फंडामेंटल राइट्स ले रहे हैं और ठीक उसी समय हम जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखते और वहां से इमरजेंसी के दौरान इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का आइडिया उठा लेते हैं। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक हाथ से आपने मुझे शील्ड दी और जैसे ही कोई असली खतरा आया आपने वो शील्ड वापस ले ली। सतह पर देखने पर ये बिल्कुल एक धोखा लग सकता है, लेकिन अगर आप उस समय के हालात को जूम आउट करके देखें तो ये सर्वाइवल का एक ब्रूटल लेकिन बहुत जरूरी मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक? अधिकारों को सस्पेंड करना? हाँ, मैं समझाता हूँ। वाइमर रिपब्लिक, जो हिटलर के आने से पहले जर्मनी का संविधान था, वो बहुत ही अस्थिर था। हमारे संविधान निर्माताओं ने वहां से ये सीखा कि जब संकट इतना बड़ा हो कि देश का वजूद ही खतरे में बढ़ जाए, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण, हाँ, तब क्या होगा? एग्जैक्टली। 1947 में जब संविधान लिखा जा रहा था, तब कश्मीर में युद्ध चल रहा था। देश के अंदर कम्युनल वायलेंस अपनी पीक पर था। स्टेट का सर्वाइवल ही दांव पर था। तो मतलब अगर राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो अधिकारों का क्या करेंगे? ठीक यही लॉजिक था।
अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरा तो फंडामेंटल राइट है कि मैं कहीं भी घूम सकता हूं, चाहे वहां मिलिट्री ऑपरेशन ही क्यों ना चल रहा हो, तो स्टेट कैसे फंक्शन करेगा? ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए कुछ एक्सट्रीम परिस्थितियों में व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर राष्ट्र की सुरक्षा को रखना पड़ा। ये कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि एक्सट्रीम प्रैग्मैटिज्म का उदाहरण है। समझ गए, सर्वाइवल सबसे पहले। बिल्कुल। तो अब अधिकारों के इस डार्क लेकिन जरूरी पहलू को समझने के बाद एक और बहुत क्रिटिकल सवाल पर आते हैं, पावर शेयरिंग। सरकार के 2 स्तरों यानी सेंटर और स्टेट्स के बीच सत्ता और काम का बंटवारा कैसे किया जाए। इसके लिए मेकर्स ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को स्टडी किया। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी यूज करना चाहूंगी। बताइए। मान लीजिए ये देश एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली बिजनेस है। जॉइंट फैमिली बिजनेस, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को समझने का एक बहुत ही अलग और अनकन्वेंशनल तरीका है। सुनिए, ये बहुत फिट बैठता है। कनाडा का मॉडल ऐसा है जहां परिवार का एक मुखिया है जो सबसे ताकतवर है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक मजबूत केंद्रीय सत्ता वाला संघीय ढांचा लिया। मतलब राज्य है, उनकी अपनी सरकारें हैं, लेकिन जब बात असली पावर की आती है तो सेंटर हैवीवेट है। इसमें जो रेजिडुअल पावर्स है, यानी वो विषय जो संविधान बनाते वक्त किसी के दिमाग में नहीं थे, वो सीधे केंद्र के पास जाते हैं। और राज्यों के राज्यपाल भी केंद्र ही अपॉइंट करता है। एग्जैक्टली। तो इस एनालॉजी को अगर हम ऑस्ट्रेलिया के मॉडल से जोड़ें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जॉइंट फैमिली में सिर्फ मुखिया ही सब कुछ नहीं करता ना, परिवार के सदस्य कुछ प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करते हैं। हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया, जैसे एजुकेशन या फॉरेस्ट्स, जिस पर सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी। बिल्कुल। लेकिन जॉइंट फैमिली में अगर एक ही प्रोजेक्ट पर 2 भाइयों में बहस हो जाए तो क्या होगा? झगड़ा। हाँ, और अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी विषय पर केंद्र और राज्य का कानून आपस में टकरा जाएं, तो क्या होगा? केंद्र का कानून प्रिवेल करता है। अच्छा, और अगर संसद के ही दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई डेडलॉक हो जाए, तो ऑस्ट्रेलिया से ही हमने जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का प्रोविजन लिया है। मतलब सबको एक कमरे में बैठाओ और वोटिंग करा के मामला सुलझा लो। एग्जैक्टली। इसके साथ ही पूरे देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट भी ऑस्ट्रेलियन है, ताकि कोई एक राज्य दूसरे राज्य के सामान पर मनमाना टैक्स लगाकर इकोनॉमी को ब्लॉक न कर दे। अब ये समझना जरूरी है कि हमें इस मजबूत केंद्र वाले कैनेडियन मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब अमेरिका में तो राज्य बहुत पावरफुल है। इसके लिए फिर से इतिहास की तरफ मुड़ना होगा। भारत का इतिहास बताता है कि जब जब दिल्ली कमजोर हुई है, तब तब देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है और बाहरी ताकतों ने उसका फायदा उठाया है। बिल्कुल। संविधान निर्माताओं के सामने 562 से ज्यादा रियासतें थीं जिन्हें एक करना था। अगर वो राज्यों को ज्यादा पावर दे देते तो देश का बाल्कनाइजेशन हो जाता, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते। बहुत बड़ा रिस्क था। इसीलिए हमें एक ऐसा फेडरल सिस्टम चाहिए था जो नॉर्मल दिनों में तो फेडरल रहे, लेकिन जैसे ही कोई क्राइसिस आए वो एक यूनिटरी सिस्टम की तरह काम करने लगे। और ये रेजिडुअल पावर्स का केंद्र के पास होना कितना विजनरी था, ये आज समझ आता है। 1949 में किसी को नहीं पता था कि इंटरनेट, साइबर स्पेस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें आएंगी। बिल्कुल नहीं पता था। अगर ये पावर राज्यों को दी जाती तो आज हमारे पास साइबर क्राइम से निपटने के लिए 28 अलग-अलग और शायद विरोधाभासी कानून होते। एकदम सही। रेजिडुअल पावर्स केंद्र को देने से भारत एक अखंड लीगल एंटिटी बना रहा। तो अब तक तो हमने सिर्फ सिस्टम सेट किया है, मशीनरी बनाई है और पावर बांटी है। लेकिन एक देश सिर्फ नियमों से नहीं चलता, उसका एक विजन होना चाहिए, एक मॉरल कंपास होना चाहिए। और इस आत्मा को खोजने के लिए संविधान निर्माता दुनिया के बिल्कुल अलग अलग, बल्कि कहूं तो कट्टर विरोधी राजनीतिक विचारधाराओं वाले देशों की ओर गए। आयरलैंड, सोवियत संघ और फ्रांस। बिल्कुल। अगर आप इसे कोल्ड वॉर के चश्मे से देखें तो ये बहुत ही दुस्साहसिक कदम था। दुनिया उस वक्त कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी और कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप के बीच बट रही थी। हाँ। और भारत दोनों खेमों से अपने काम की चीजें चुन रहा था। तो शुरुआत करते हैं आयरलैंड से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP लिया। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका और राज्यसभा में सदस्यों का नॉमिनेशन भी आयरलैंड से लिया गया। लेकिन ये जो DPSP है, ये मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह के वादे हैं जो सरकार जनता से करती है, लेकिन आप इसके लिए सरकार पर केस नहीं कर सकते। इसे आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिफेस्टो कह सकते हैं।
देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो खजाना खाली था। हाँ, पैसा तो था नहीं। अगर संविधान निर्माता राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क या मैटरनिटी रिलीफ को तुरंत फंडामेंटल राइट बना देते तो हर नागरिक अगले ही दिन सरकार के खिलाफ कोर्ट में खड़ा होता कि मुझे मेरा हक दो। और सरकार के पास उन्हें लागू करने के रिसोर्सेज ही नहीं थे। एग्जैक्टली। इसीलिए उन्होंने इन आइडियल्स को डीएसपी में डाल दिया। ये आने वाली सरकारों के लिए एक मॉरल इंस्ट्रक्शन था कि भले आज हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारी हर पॉलिसी का एंड गोल इन्हीं सिद्धांतों को अचीव करना होना चाहिए। वाह। और फिर हम गए सीधे आयरन कर्टन के पीछे, कम्युनिस्ट सोवियत संघ के पास। वहां से हमने पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान्स और बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज को अपनाया। एक शुद्ध, आजाद और भयानक रूप से गरीब देश को रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बहुत सख्त जरूरत थी। फ्री मार्केट कैपिटलिज्म उस वक्त भारत की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना कैपिटल ही नहीं था कि वो बड़े डैम या स्टील प्लांट बना सके। तो सरकार को ही आगे आना पड़ा। हाँ, इसीलिए स्टेट लेड प्लानिंग, जो सोवियत संघ का हॉलमार्क था, उसे भारत के मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में फिट किया गया। और फिर इस पूरे मिक्स को बैलेंस करने के लिए हम वापस यूरोप आते हैं। फ्रांस के संविधान से हमने रिपब्लिक यानी गणतंत्र की अवधारणा ली और इसके साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के वो ऐतिहासिक शब्द लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बिल्कुल। तो अगर मैं इस पूरे वैचारिक हिस्से को देखूं तो मुझे लगता है कि फ्रांस ने हमारे संविधान को एक आत्मा दी। ये तय किया कि इस देश का मुखिया कोई खानदानी राजा नहीं होगा, बल्कि एक चुनावा नागरिक होगा। हाँ, सोवियत संघ ने हमें जमीन पर काम करने का एक टारगेट दिया कि 5 साल में हमें ये गरीबी दूर करनी है। और आयरलैंड ने सरकार को वो मॉरल कंपास दिया कि तुम्हें एक वेलफेयर स्टेट बनना है, सिर्फ पुलिस स्टेट नहीं। मैं कहूंगा कि ये भारत की सबसे बड़ी बौद्धिक जीत थी। उन्होंने आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक आजादी के लिए लिबरल डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन आर्थिक समानता के लिए सोशलिस्ट प्लानिंग भी चाहिए। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बिल्कुल। उन्होंने इन दोनों दुनियाओं को बिना किसी टकराव के एक ही डॉक्यूमेंट में पिरो दिया। तो अब हमने एक इतना शानदार और थॉटफुल सिस्टम बना लिया है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई देश हैं, हमारे आसपास पड़ोस में ही देख लीजिए, जहां बहुत ही प्रोग्रेसिव संविधान लिखे गए, लेकिन वो एक दशक भी नहीं टिक पाए। हाँ, ये तो एक कड़वी सच्चाई है। तो संविधान को समय के साथ बदलना भी पड़ता है और सरकार की मनमानी को रोकना भी पड़ता है। इसके लिए हमने 2 बहुत ही अलग देशों की तरफ देखा, साउथ अफ्रीका और जापान। क्योंकि किसी भी संविधान की असली परीक्षा ये नहीं है कि वो कागज पर कैसा दिखता है। असली परीक्षा ये है कि वो बदलते समय के झटकों को कैसे बर्दाश्त करता है। बिल्कुल। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट का तरीका लिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का तरीका भी। लेकिन ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, क्या इसी ने इस किताब को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया है? 100%। अमेंडमेंट प्रोसेस किसी भी संविधान का सेफ्टी वॉल्व होता है। अगर संविधान बहुत ज्यादा कठोर या रिजिड है, जैसे कि अमेरिका का, तो उसे बदलना लगभग असंभव हो जाता है। हाँ। और अगर वो बहुत ज्यादा लचीला है तो कोई भी बहुमत वाली सरकार उसे अपनी सुविधा के लिए रोज बदल देगी। साउथ अफ्रीका को मॉडल और भारत का अपना अडेप्टेशन एक गोल्डीलॉक्स जोन क्रिएट करता है। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। एग्जैक्टली। कुछ हिस्सों को आप आम कानून की तरह आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन जो संविधान का कोर स्ट्रक्चर है उसे बदलने के लिए आपको संसद में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और कई मामलों में तो आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। बिल्कुल। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही वो कारण है कि हम आज तक 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स के बाद भी उसी संविधान के साथ चल रहे हैं, जबकि कई देश अपना संविधान ही फाड़कर फेंक चुके हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जापान के संविधान से जो हमने लिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये मुझे थोड़ा टेक्निकल लगता है। ये रूल ऑफ लॉ से अलग कैसे है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल चेक एंड बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट किसी नागरिक की जान या उसकी आजादी लेना चाहता है तो वो मनमाने ढंग से ऐसा नहीं कर सकता। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। उसे लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए एक प्रॉपर, स्थापित और लीगल प्रोसेस को फॉलो करना ही होगा। पुलिस अचानक से उठकर किसी को गायब नहीं कर सकती। एक तय प्रक्रिया है, वारंट, कोर्ट में पेशी, ट्रायल। हाँ, और उस प्रक्रिया का पालन होना ही चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार खुद कानून के दायरे में रहकर काम करे।
तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समेटें तो सुनने वालों के लिए एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, हमारे संविधान निर्माताओं की महानता दुनिया भर के कानूनों को बस एक किताब में छाप देने में नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उनकी असली जीनियस इस बात में थी कि वो भारत की नब्ज को समझते थे। उन्होंने 1935 के एक्ट से वो मशीनरी ली जो रातों रात देश को बिखरने से रोक सके। ब्रिटेन से वो संसदीय प्रणाली ली जो नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का वो कवच लिया जो आम इंसान को स्टेट के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत दे। लेकिन साथ ही वाइमार रिपब्लिक से वो कड़वा सच भी सीखा कि देश बचेगा तभी अधिकार बचेंगे। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता की एक ऐसी रस्साकशी डिजाइन की जो कभी टूटे नहीं। बिल्कुल। फ्रांस, आयरलैंड और सोवियत संघ के मॉडल्स को मिलाकर उन्होंने एक ऐसी आइडियोलॉजी बनाई जो ना पूरी तरह लेफ्ट थी ना राइट, बल्कि प्योरली इंडियन थी। और साउथ अफ्रीका से उन्होंने वो मैकेनिज्म लिया जो इस पूरी मशीन को हमेशा अपग्रेड करता रहे। तो अगर हम शुरुआत वाले उस घर के मेटाफर पर वापस जाएं, हाँ, वो पुराना घर। तो हाँ, हमने दुनिया भर से बेहतरीन ईंटें, डिजाइन और आर्किटेक्चरल स्टाइल जरूर लिए, लेकिन जो जमीन चुनी गई, जो नींव खोदी गई और जिस मसाले से उन ईंटों को जोड़ा गया, वो पूरी तरह से भारतीय था। क्या बात है। ये एक ऐसा घर है जिसमें समय के साथ नए कमरे, नई बालकनी जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन इसका कोर आर्किटेक्चर इतना शानदार है कि कोई भी आंधी इसे आसानी से गिरा नहीं सकती। बहुत ही खूबसूरती से समराइज किया आपने। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे ऐतिहासिक एनालिसिस को हमारे आज और कल से जोड़ता है। हमने देखा कि कैसे 1940s के दशक के अंत में हमारे नेताओं ने उस वक्त की दुनिया के सबसे बेहतरीन और मॉडर्न आइडियाज को अपने संविधान में पिरोया। उन्होंने भविष्य की ओर देखा। बिल्कुल। लेकिन अगर आज 2026 में जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, न्यूरो प्राइवेसी और क्लाइमेट कोलैप्स जैसी बिल्कुल नई और अभूतपूर्व चुनौतियों से जूझ रही है, अगर हमें आज अपने संविधान में एक नया फंडामेंटल राइट या कोई नया अध्याय जोड़ना पड़े, तो हम आज की मॉडर्न दुनिया के किस देश के संविधान या किस ग्लोबल फ्रेमवर्क से प्रेरणा लेंगे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या कोई ऐसा देश है जिसने डिजिटल ऑटोनॉमी या एआई के खिलाफ इंसान के अधिकारों को अपने संविधान का हिस्सा बनाया है? इस सवाल को अपने दिमाग में रखिए। सोचने वाली बात है। इस पर खुद रिसर्च कीजिए, क्योंकि संविधान कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये लगातार इवॉल्व हो रहा है और इसके अगले चैप्टर का हिस्सा शायद आप और हम होंगे। चलिए, आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने आसपास के सिस्टम्स पर सवाल उठाते रहिए।